गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका 8 क्लास सामाजिक विज्ञान ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम पाठ्य पुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन पाठ 4 कानूनों की समझ पढ़ रहे हैं। बेटा, आप कुछ कानूनों से परिचित होंगे। परिचित यानी जिनके बारे में आपने सुना होगा, जानते होंगे। शायद आपको शादी की उम्र सीमा का अर्थ यानी शादी की आयु कितनी होती है। मताधिकार की उम्र सीमा, मताधिकार यानी वोट देने की आयु की सीमा का पता होगा। संभव है आप संपत्ति को खरीदने बेचने के कानूनों को भी जानते हो। प्रॉपर्टी कैसे खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, उसके क्या प्रावधान है। अभी तक आप ये जान चुके हैं कि कानून बनाने का जिम्मा संसद का होता है। जिम्मा यानी जिम्मेदारी। क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? नए कानून किस तरह अस्तित्व में आते हैं? अस्तित्व में यानी नए कानूनों का किस तरह जन्म होता है? क्या कोई कानून अलोकप्रिय या विवादास्पद भी होता है? जब कोई कानून बने तो उसके लेकर लोग आपस में उलझ रहे हो। लोकप्रिय तो वो होता है बेटा जिसे सब पसंद करते हैं, अलोकप्रिय जिसे कोई पसंद नहीं करता। तो नागरिक के नाते हमें ऐसी परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? तो जब ऐसी कंडीशन हो तो एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारा क्या कर्तव्य होता है, हमें क्या करना चाहिए। तो आज अपने चैप्टर में अपन कानूनों के बारे में समझ विकसित करेंगे, कानूनों के बारे में जानेंगे, कानूनों के बारे में ज्ञानवर्धन करेंगे। तो बेटा, कुछ कानून तो ऐसे हैं जिनसे हम सुनते आ रहे हैं बचपन से, जिनके बारे में हमें पता है। जैसे शादी की उम्र हम सभी को पता है, लड़के की आयु 21 साल और लड़की की आयु 18 साल होती है। मताधिकार की आयु हम सभी को पता है, अपने यहाँ पर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। 18 साल की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को मतदान का अधिकार दिया गया है। इसी तरह संपत्ति को क्रय कैसे करते हैं, बेचते कैसे हैं, उसकी रजिस्ट्री कैसी होती है, नामांकन कैसे होता है, वो सब अपन जानते हैं। और ये भी अपन जान चुके हैं कि कानून बनाने का कार्य किसका है? संसद का महत्वपूर्ण कार्य है। तो क्या ये कानून सभी पर लागू होते हैं? और किस तरह नए कानून बनते हैं? और बेटा, कभी किसी कानून को लेकर के जब लोग उलझते हैं, ऐसी स्थितियां उत्पन्न हो जाती है, देखो आंदोलन शुरू हो जाते हैं कानून के विरोध में, तो ऐसे में हमें क्या करना चाहिए वो आज अपन पढ़ेंगे। क्या कानून सब पर लागू होते हैं? अब प्रश्न ये उठ रहा है कि जो कानून बनते हैं क्या वो सब पर समान रूप से लागू होते हैं? यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, हमें इन प्रश्नों का उत्तर देना है चैप्टर पढ़ते हुए। एक सरकारी अधिकारी, सरकारी जो IAS अधिकारी होते हैं, RS अधिकारी होते हैं, के बेटे को जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है। जिला अदालत बेटा जो अपने उच्च न्यायालय होते हैं उनसे जो नीचे के न्यायालय होते हैं, हर जिले में 33 जिले हैं, तो 33 जिले में प्रत्येक पर जिला अदालत होती है। तो जिला अदालत ने 10 साल की सज़ा सुनाई है अधिकारी के बेटे को। इस वजह से वह सरकारी अधिकारी अपने बेटे को भाग निकलने में मदद करता है। अब वो बेटे को सज़ा नहीं भुगतनी पड़े, इसलिए वह बेटे को भगाने में मदद करता है। तो क्या आपको लगता है कि सरकारी अधिकारी ने सही काम किया? क्या उसके बेटे को केवल इसीलिए कानून से माफ़ी मिल जानी चाहिए कि उसका बाप आर्थिक और राजनीतिक रूप से ताकतवर है? आर्थिक यानी पैसे वाला है और राजनीतिक यानी सत्ता में है, किसी बड़े महत्वपूर्ण पद पर है। तो क्या ऐसा सही था? नहीं, ये गलत था। सरकारी अधिकारी ने सही काम नहीं किया, बल्कि अगर उसका बेटा अधिकारी अपराधी था तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए थी। अगर ऐसा होगा तो फिर जो अमीर वर्ग है वो कानूनों को ऐसे ही तोड़ते रहेंगे और उन्हें सज़ा ही नहीं मिलेगी, इसलिए सज़ा सबको मिलनी चाहिए। तो बेटा, ये सीधे सीधे कानून की उल्लंघन का मामला है। उल्लंघन यानी तोड़ना। जैसा कि आप एक इकाई में पढ़ चुके हैं, राष्ट्रवादियों के बीच इस बात पर पूरी सहमति थी कि स्वतंत्र भारत में सत्ता के मनमाने इस्तेमाल की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। राष्ट्रवादी जिन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन का नेतृत्व किया, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया, तो वो चाहते थे कि भारत जब आज़ाद हो तो जिस तरह अंग्रेज मनमानी करते हैं वैसी मनमानी भारत में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए उन्होंने संविधान में कई ऐसे प्रावधान जोड़े जो कानून पर आधारित शासन की स्थापना के लिए जरूरी थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान ये था कि स्वतंत्र भारत में सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होंगे। मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता का अधिकार देता है, अर्थात भारत के जो नागरिक हैं कानून के समक्ष सभी समान होंगे। इसमें गरीबी अमीरी का अंतर नहीं देखा जाएगा। हमारा कानून धर्म, जाति और लिंग के आधार पर
भारत में बहुत सारे धर्मावलंबी निवास करते हैं। तो भारत का जो कानून है धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा, जाति के आधार पर नहीं करेगा, लिंग यानी स्त्री पुरुष में कोई भेदभाव नहीं करता। अनुच्छेद 15 मौलिक अधिकारों में इसी से संबंधित है, सामाजिक समानता की स्थापना करता है। कानून के शासन का मतलब है कि सभी कानून देश के सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होते हैं। तो बेटा कानून का शासन किसे कहा जाएगा? सभी कानून देश की सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू होंगे तो उसे कानून का शासन कहा जाएगा। कानून से ऊपर कोई व्यक्ति नहीं है, चाहे वह सरकारी अधिकारी हो या धन्ना सेठ हो। बेटा धन्ना सेठ का अर्थ जो बहुत ज़्यादा अमीर है, यहाँ तक कि राष्ट्रपति ही क्यों न हो या सत्ता में बैठा कोई बड़ा व्यक्ति ही क्यों न हो, राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। गरिमा में पद होता है, संवैधानिक पद होता है, लेकिन अगर वह भी अपराधी है तो वह भी नहीं बच सकता। किसी भी अपराध या कानून के उल्लंघन की एक निश्चित सजा होती है जो हमारे संविधान ने तय कर रखी है। सजा तक पहुंचने की भी एक तय प्रक्रिया है। प्रक्रिया एक प्रोसेसिंग है कि किस तरह सजा मिलेगी, जिसमें व्यक्ति का अपराध साबित किया जाता है। लेकिन क्या हमेशा से ऐसा ही था? क्या ये जो आज प्रोसेसिंग है कि सभी नागरिक समान हैं, कानून के उल्लंघन पर एक समान सजा और किस तरह सजा मिलेगी, किस तरह व्यक्ति अपना बचाव रखेगा, तो क्या ये सब ऐसा था पहले? तो अपन देखते हैं प्राचीन भारत में असंख्य स्थानीय कानून थे। असंख्य यानी बहुत सारे, स्थानीय यानी अलग अलग क्षेत्रों के लोकल कानून थे। अक्सर एक जैसे मामले में कई तरह के स्थानीय कानून लागू होते थे। एक जैसा मामला है, ठीक है, डकैती का मामला है या कोई और चीज़ का मामला है, लेकिन उसमें अलग अलग लोगों पर अलग अलग कानून लागू हो जाते थे। विभिन्न समुदाय इन कानूनों को अपने अधिकार क्षेत्र में अपने हिसाब से लागू करने के लिए आज़ाद थे। तो जो अलग अलग समुदाय होते थे अलग अलग तरीके से कानूनों को लागू करते थे। कुछ मामलों में जाति के आधार पर एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग सजा दी जाती थी। भारत में जातियां बटी हुई थी, कुछ स्वर्ण जातियां होती थी, कुछ पिछड़ी जातियां होती थी। तो एक ही अपराध के लिए अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग दंड दिया जाता था। निचली मानी जाने वाली जाति के अपराधी को ज़्यादा सजा दी जाती थी, जो कि गलत था। निचली जातियाँ कौन सी मानी जाती थी? अनुसूचित जाति, जैसे अनुसूचित जनजाति है। तो अपराध करने वाला व्यक्ति अगर इस जाति से होता था तो उसे ज़्यादा पनिशमेंट दी जाती थी। औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून पर आधारित व्यवस्था जैसे जैसे परिपक्व होती गई। औपनिवेशिक शासन, अंग्रेजी शासन, कानून व्यवस्था की शुरुआत हुई। परिपक्व यानी विकसित। जाति के आधार पर सजा देने में भेदभाव का चलन खत्म होने लगा। अब सजा के लिए एक जैसा दंड मिलने लगा। बहुत सारे लोग मानते हैं कि हमारे देश में कानून के शासन की शुरुआत अंग्रेजों ने की थी। इतिहासकारों में इस बात पर काफ़ी विवाद रहा है। इतिहासकार किसे कहते हैं? जो इतिहास के बारे में लिखता है। इसके कई कारण हैं। एक कारण तो यह है कि औपनिवेशिक कानून मनमाने मन पर आधारित था। जो अंग्रेजों के कानून थे वो भी मनमर्जी पर आधारित थे। किसी को भी सजा अधिक मिल सकती थी, किसी को भी कम मिल सकती थी। दूसरी वजह ये बताई जाती है कि ब्रिटिश भारत में कानूनी मामलों के विकास में भारतीय राष्ट्रवादियों ने एक अहम भूमिका निभाई थी। तो जब अंग्रेजों के अधीन भारत था तो उस समय जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1870 का राजद्रोह एक्ट अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। जो बेटा ये राजद्रोह एक्ट था तो इसमें क्या था, मतलब अगर कोई अंग्रेज सरकार की आलोचना करता तो भी उसे गिरफ्तार कर लिया जाता था। तो ये तो गलत था। तो 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या था? अंग्रेजी शासन के मनमानेपन की मिसाल था। और इस कानून में राजद्रोह की परिभाषा बहुत व्यापक यानी बड़ी थी। इसके मुताबिक अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश सरकार का विरोध या आलोचना करता था तो उसे मुकदमा चलाए बिना ही गिरफ्तार किया जा सकता था। लेकिन ये तो गलत तरीका था कि अगर कोई आलोचना करता है तो भी उसे अरेस्ट कर लिया जाए। भारतीय राष्ट्रवादी अंग्रेजों द्वारा सत्ता के मनमाने इस्तेमाल का विरोध और उसकी आलोचना करते थे। तो जो भारत के राष्ट्रवादी नेता थे बेटा, अंग्रेजों के द्वारा जो ये मनमाना तरीका इस्तेमाल किया जाता था कि उनके विरोध या समाचार पत्र में कोई उनके खिलाफ लेख छप गया तो भी उसे अरेस्ट कर लिया जाता था। अपनी बातों को मनवाने के लिए उन्होंने संघर्ष शुरू कर दिया। ये समानता का संघर्ष था। जो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले लोग थे उन्होंने समानता के लिए संघर्ष करना शुरू किया। उनके लिए कानून का मतलब ऐसे नियम नहीं थे जिनका पालन करना उनकी मजबूरी हो। मजबूरी यानी मतलब कानूनों को ज़बरदस्ती मानना ही पड़ेगा विवश होकर के। तो वे कानून को उससे अलग
ऐसी व्यवस्था के रूप में देखना चाहते थे जो न्याय के विचार पर आधारित हो। यानी जो राष्ट्रवादी आंदोलन के नेता थे वो ऐसा चाहते थे कि ऐसे कानून हो जो न्याय पर आधारित हो, सबको समान माने। 19वीं सदी के आखिर तक भारत में कानूनी पेशा भी उभरने लगा था। कानूनी पेशा यानी अधिकांश लोग एडवोकेट की पढ़ाई कर चुके थे और वकील बन चुके थे। कानूनी पेशे में लगे भारतीयों ने मांग की कि औपनिवेशिक अदालतों में उन्हें सम्मान की नज़र से देखा जाए। जो अंग्रेजों की अदालतें थी उन्हें भारतीय वकीलों को सम्मानजनक रूप से देखा जाए। ऐसे भारतीय कानून विशेषज्ञ अपने देश के लोगों के अधिकारों की हिफाजत के लिए, हिफाजत यानी सुरक्षा के लिए कानून का इस्तेमाल करने लगे। भारतीय न्यायाधीश भी फैसले लेने में पहले से ज़्यादा भूमिका निभाने लगे थे और इस प्रकार औपनिवेशिक शासन के दौरान कानून के शासन के विकास क्रम में यहाँ के लोग भी कई तरह से अपना योगदान दे रहे थे। तो जो अंग्रेजी कानून व्यवस्था परिपक्व हुई, विकसित हुई, तो उसमें भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। संविधान को स्वीकृति मिलने के बाद ये दस्तावेज एक ऐसी आधारशिला बन गया जिसके आधार पर हमारे प्रतिनिधि देश के लिए कानून बनाने लगे। जब हमारा संविधान बना, उसे अंगीकृत कर स्वीकार कर लिया गया। तो जो ये संविधान था, दस्तावेज या डॉक्यूमेंट था, एक हमारे देश की आधारशिला बन गई और इसी के आधार पर हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, संसद सदस्य, देश के कानून बनाने लगे। हर साल हमारे प्रतिनिधि कई नए कानून बनाते हैं, कई पुराने कानूनों में संशोधन करते हैं। संशोधन यानी परिवर्तन। 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून के बारे में बेटा आपने पढ़ा होगा। इस नए कानून के मुताबिक बेटे, बेटियां और उनकी माँ तीनों को परिवार की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है। पहले बेटा अपने ये था कि जो पुत्र होते थे पिता की संपत्ति के वारिस होते थे, लेकिन जो नया कानून बना 2005 में हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम, तो इसमें पिता की प्रॉपर्टी में किसे हिस्सेदार माना गया? उसके बेटों के साथ बेटियों को भी और उसकी पत्नी अर्थात उनकी माँ को भी। इसी प्रकार प्रदूषण को नियंत्रित करने और रोजगार मुहैया कराने के लिए भी नए कानून बनाए गए। नरेगा योजना का नाम सुना है? 100 दिन के लिए रोजगार मिलता है, रोजगार देने वाला, गारंटी के साथ रोजगार देने वाला अधिनियम है। इसके अलावा प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। लोग इस निर्णय पर कैसे पहुँचते कि एक नया कानून जरूरी है, यानी कैसे लगता है लोगों को एक नया कानून बनना चाहिए, वे कानून का प्रस्ताव किस तरह पेश करते हैं, तो वो प्रोसेसिंग भी बेटा अपन पढ़ेंगे आगे। अब अपन बात कर रहे हैं बेटा रोलेट एक्ट की। अंग्रेजी कानूनों के बारे में अपन पढ़ रहे थे। रोलेट एक्ट अंग्रेजों के मनमानेपन का एक और उदाहरण था। मनमानेपन यानी मनमर्जी का, दादागिरी का। इस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। यानी जो रोलेट एक्ट कानून था, तो इसमें क्या होता था, किसी भी भारतीय को अरेस्ट किया और उसको जेल में डाल दिया गया। मतलब कोई वकील नहीं होता था, कोई पैरवी नहीं होती थी, कोई दलील तर्क कुछ नहीं। व्यक्ति ये भी नहीं पूछ सकता था कि मुझे अरेस्ट किस लिए किया जा रहा है। महात्मा गांधी सहित सभी भारतीय राष्ट्रवादी नेता रोलेट एक्ट के सख्त खिलाफ थे, यानी रोलेट एक्ट का विरोध किया गया। भारतीय विरोध के बावजूद 10 मार्च 1919 से रोलेट एक्ट को लागू कर दिया गया। हालांकि भारत में रोलेट एक्ट का विरोध हो रहा था क्योंकि इसे काला कानून कहा गया। इसमें किसी भी व्यक्ति को बिना अपराध बताए अरेस्ट कर दिया जाता था। तो पंजाब में इस कानून का भारी पैमाने पर विरोध होता रहा। पंजाब में इसी तरह के कानून का विरोध हो रहा था। इसी क्रम में 10 अप्रैल को डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार कर लिया गया। पंजाब के 2 सम्मानजनक नागरिक थे, तो ये विरोध कर रहे थे, इसलिए इनको अरेस्ट कर लिया गया। इन नेताओं की गिरफ्तारियों के विरोध में 13 अप्रैल को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया। जिस समय ये सभा चल रही थी उस समय जनरल डायर ब्रिटिश फौजी टुकड़ियों के साथ बाग में दाखिल हुआ और उसने बाहर निकलने का रास्ता बंद करके बिना चेतावनी दिए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दी। इस हत्याकांड में कई 100 लोग मारे गए, असंख्य जख्मी हुए। मरने और घायल होने वालों में बहुत सारी औरतें और बच्चे भी थे। और इस पे बेटा अभी आपको पेंटिंग दिखाती हूँ। पेंटिंग में जलियांवाला बाग जनसंहार के समय हुई गोलीबारी का दृश्य दिखाया गया है। तो बेटा प्रश्न भी अपने बन गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हर बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुआ? पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में। और जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गोली चलाने का आदेश किस अंग्रेज अधिकारी ने दिया? जनरल ओडायर ने। तो इसने जलियांवाला बाग हत्याकांड की पूरे देश में आलोचना हुई। रोलेट एक्ट किसे कहते हैं बेटा? रोलेट एक्ट वो काला कानून था जिसमें किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था।
तो बेटा जो अपन ने अब तक पढ़े टॉपिक, उसमें जो प्रश्न बन रहे हैं वो मैं आपको पूछ लेती हूँ। 1870 का राजद्रोह एक्ट क्या था? इसमें किसी भी व्यक्ति को ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध आलोचना करने पर अरेस्ट किया जा सकता था। रोलेट एक्ट आपके समझ में आ चुका है बेटा। रोलेट एक्ट क्या था? एक ऐसा काला कानून था जिस कानून के जरिए ब्रिटिश सरकार बिना मुकदमा चलाए लोगों को कारावास में डाल सकती थी। उसे अपील, दलील या वकील का अधिकार नहीं था। अगला क्वेश्चन अपना बेटा ये बन गया कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ आयोजित हुआ? 13 अप्रैल 1919 को पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित किया गया। इसके अलावा जो क्वेश्चन बन रहे हैं वो है कि 2005 के हिंदू उत्तराधिकार संशोधन कानून में क्या नए परिवर्तन किए गए? और दूसरा, कानून के शासन से क्या अभिप्राय है? कानून का शासन किसे कहा जाता है? मैंने आपको इसका अर्थ बताया बेटा। इसके अलावा जो अगला क्वेश्चन बन रहा है वो ये है कि हमारा जो कानून है क्या जाति धर्म के आधार पर भेदभाव करता है? नहीं। इससे आगे का बेटा अपन जो टॉपिक है अपन कल पढ़ते हैं।